जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आम तौर पर अलग अलग एक्ट्स पर हम चर्चा करते रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि आप एक्ट्स के बारे में जानें और यह जानें कि अगर आपको कहीं न्याय मिलने में बाधा हो रही है तो न्याय कहाँ से कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन मदद कर सकते हैं, झालसा डालसा नालसा की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। जो अदालतें आपको कैसे न्याय दिला सकती हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हम कानून के प्रति आपको अवेयर करें और यह बताएं कि आप इन्हीं जगहों पर जा कर के आप अपना हक और अधिकार हासिल कर सकते हैं। कानून की बात में आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अपर न्याय आयुक्त श्यामनंदन तिवारी जी। स्वागत है आपका, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मूल रूप से सिविल एक्ट्स पर, उसके साथ ही साथ घरेलू हिंसा, पीएनडीटी, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम केंद्रित रहेंगे सिविल एक्ट्स पर। सिविल एक्ट्स क्या है और अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़े कि उसका प्रयोग करना है, वो हक हासिल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। आपका स्वागत है। एक तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सिविल लॉ क्या है, सिविल एक्ट्स क्या है। सिविल लॉ सिंपल रूप से वैसे लॉज हैं जिसके तहत हम अपने सिविल राइट्स जी को इन्फोर्स कराते हैं। जी जैसे आप जानते हैं कि हमारा संविधान सभी लॉ का जननी है, उसे चाहे सिविल राइट निकले, चाहे फंडामेंटल राइट निकले, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट निकले। तो मुख्यतः ये सिविल राइट्स जो सिविल मामला, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी संबंधित राइट, आपका चुनाव लड़ने संबंधित राइट, आपका एजुकेशन संबंधी राइट, तमाम तरह के राइट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में, जो मतलब जो आपका स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, समाज में लॉलेसनेस ना हो, सब लोग एकदम कायदे से काम करें, इसके लिए समय समय पर पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबके लिए समान अधिकार। जी। तो समान अधिकार में सबके लिए सामान्य राइट्स भी आ जाते हैं। जी, समान जी, अधिकार जी, तभी जी, आएगा जी, जब जी, जी, जी। वो होगा, और उसके लिए सिविल लॉज है जो हम्म। उसको इन्फोर्स करेंगे। जी जी। तो अगर मान लिया जाए कि चुनाव लड़ना कोई चाहता है हम्म। और चुनाव लड़ने के लिए उसको यह नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं पर उसको कहा जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो कौन कौन लोग हो सकते हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और शेष जो बचे जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको अगर कहीं कोई अड़चन आ रहा है तो किसकी मदद ले सकते हैं। जैसे पहली बात है कि एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जी तो उसके तहत सारी क्राइटेरिया दिया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 साल से कम होनी चाहिए, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, 25 साल से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 25 साल होना कम से चाहिए। कम 25 साल होना चाहिए, वो दिवालिया ना हो, साउंड माइंड हो। ये तमाम तरह की क्राइटेरिया दी गई है, जिस पर मतलब ऐसा कोई है नहीं। जैसे अभी तो कुछ क्राइटेरिया भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ के द्वारा ला दिया गया है उनको 3 साल या सजा। दोष सिद्ध न हो किसी मामले का, तो ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। जेंडर का भी विभेद नहीं है। अभी जेंडर के विभेद को लेकर जो चल रहा था, ट्रांसजेंडर के बारे में, पहले तो मान्यता ही नहीं थी, ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली थी। ट्रांसजेंडर जो है, उभयलिंगी जो है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और भारत के जो दो जेंडर हैं, स्त्री और पुरुष, जिस ढंग से सारे अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने, वो सबका उपभोग कर सकते हैं। जी। और अगर उनके अधिकार का कहीं हनन हो रहा है या इसके चलते कहीं उनको अपमानित होना पड़ रहा है, तो उनको क्या करना है। जी, पहली बात यह है कि आपको मूलभूत अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जी, जो आर्टिकल 14 से चालू होकर के 32 तक जाता है। तो इसके तहत समानता का अधिकार, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम एंड स्पीच का अधिकार, उसके बाद से फिर ये आप जो चाइल्ड लेबर से संबंधित है, हाँ, उससे संबंधित, और माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके संबंधित अधिकार, अच्छे अधिकार है। तो ये यदि वायलेशन आपका होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपना रिट दाखिल कर सकते हैं कि हमारे फलाना फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, इसको आप इन्फोर्स कीजिए। मतलब चाहे मैंडामेंस इशू कीजिए, चाहे सरसरारी इशू कीजिए, चाहे मतलब प्रोहिबिशन इशू कीजिए, तमाम तरह के जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है, कर सकते हैं। मान लिया जाए कि जितने राइट्स हमारे हासिल हैं, जैसे मनरेगा में है कि मनरेगा को एक एक्ट माने और वो राइट है उसको कि 100 दिन का काम मिलना चाहिए। उसमें प्रावधान है कि अगर काम नहीं दिया गया, उसे काम मांगने के 15 दिनों तक, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और शासन बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा है, तब उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए जाएगा फोरम में,
उस फोरम में जाएगा, अपना अपील करेगा, और यदि वहाँ से नहीं जाता है तो फिर मनरेगा कमिश्नर के यहाँ से बात करेगा। मनरेगा कमिश्नर अगर उसका हल नहीं करते हैं, हल नहीं करते तो फिर रिट में जाएगा। अगर वो लगता है कि जो मनरेगा में लोग हैं बहुत सामान्य लोग हैं, बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं जिनको कोर्ट के बारे में नहीं मालूम है, वो लोग सबसे नज़दीकी कहाँ हो सकता है जहाँ संपर्क करके ये हासिल पता कर सकते हैं कि हम कहाँ जाने से हमको मदद मिल सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में न्यायालय में एक सेल बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें एक पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जो सब जज लेवल के अधिकारी होते हैं। सब जज लेवल जो जिनके पास मतलब पिक्यूनरी राइट अनलिमिटेड होता है सिविल मामले में, उनके यहाँ जा कर के आप अपना ग्रीवांस रख सकते हैं, अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो आपको उचित फोरम बताएंगे और साथ में मुफ्त कानूनी सहायता भी देंगे। इसमें स्त्री, अनुसूचित जात और जिनकी 1 लाख से कम आयु हो, अनुसूचित जनजात, ये लोग, इन लोगों को फ्री सुविधा दी जाती है, मतलब उन कानूनी सुविधा दी जाएगी। वकील के भी खर्च दिया जाएगा, कोर्ट फी भी दिया जाएगा यदि उनका जो राइट्स इन्फोर्स कराना है उसके तहत, ऐसा व्यवस्था बना हुआ है। और यदि वहाँ से फिर एक झालसा है, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत सारे डीएलएसए काम करते हैं, और नेशनल लेवल पर नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे दूसरे वरीय मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। सामान्यतः हाई कोर्ट में जो दूसरे वरीय जज चीफ जस्टिस के बाद होते हैं वो झालसा के मतलब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं, और जो डीएलएसए होता है इसमें जो चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि वो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, और उसकी हैसियत ये है कि उसको जॉब कार्ड बनवाने के बाद भी नहीं मिला काम, उसके लिए वो जो भी बहाने बना रहे हों। और सरकारी प्रावधान है जो मैंने नेट पर देखा है, उस प्रावधान के मुताबिक झारखंड में अभी तक एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, जबकि उनकी संख्या हजारों में है। तो सबसे नज़दीकी उसको जो फोरम मुझे दिख रहा है वो है ग्राम सभा, ग्राम सभा के ऊपर है पंचायत, पंचायत के ऊपर है प्रखंड। यहाँ कोई उसको बताने वाला है क्या कि आप इस फोरम पर जाइए, यहाँ डीएलएसए में जाइए, यहाँ अनुमंडल में विधिक सेवा प्राधिकार है वहाँ पहुँचिए, या वहाँ झारखंड हाई कोर्ट के पास झालसा है वहाँ पहुँचिए, पहुँच कर वहाँ कोई है इस तरह का व्यक्ति? हाँ, विलेज लेवल पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स की स्थापना मतलब बहाली की गई है झालसा द्वारा, और इसमें वो मदद कर सकते हैं। जो एग्रीव्ड व्यक्ति है जिसको काम नहीं मिल सकता है, उचित फोरम पर लेकर को, मतलब उसका ड्यूटी यही है कि वो जहाँ भी कानूनी रूप से किसी का अधिकार हनन हो रहा है वो उसकी सहायता करेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो लोग निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं जिनको कि लॉ के प्रति तो कोई जानकारी है ही नहीं, और वो मानते हैं कि ऊपर भगवान ने जो किया है वही हम भोग रहे हैं, अगर जानकारी होती तो वो आगे बढ़ते। वैसी स्थिति में वो सीधे डीएलएसए या झालसा वगैरह की मदद ले सकते हैं क्या? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले जो पहुंच बनाए उनकी कि हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी कुछ मदद मिल सकती है क्या? हाँ, प्रत्येक जो ऐसा आदमी है वो डीएलएसए कार्यालय में पहुंच करके एक आवेदन देता है, आवेदन देगा, चाहे सेक्रेटरी के पास पहुंचेगा, सेक्रेटरी उनकी बात को सुनेंगे, और जैसा यदि आवेदन भी लिखवाना होगा तो आवेदन लिखने वाले होंगे, और फिर उचित माध्यम से उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, जिससे वृद्धा पेंशन उनको मिला कि नहीं, मनरेगा का कुआं मिला कि नहीं, उनको आवास मिला कि नहीं। उसके बाद से साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो डीएलएसए के मार्फत से हो रहे हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो भी अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी वो झालसा डालसा की मदद ले सकते हैं। हाँ। इवन की विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह भी यहाँ से फॉरवर्ड होकर के जाते हैं और लोगों को मिलता है, मॉनिटर होता है। अब जैसे कि मुखिया जी हैं वहाँ पर, या ग्राम सभा प्रधान है, तो ग्राम सभा प्रधान मुखिया जी के साथ जो पैरालीगल वॉलंटियर है उसका कोई कनेक्शन होता है क्या कि वो बता सके कि हाँ भाई पीएलवी है, वहाँ पर जाइए और जाकर के उनसे मिलिए, या वो व्यक्ति है गांव में कोई वकील है आप उनसे जाकर के बात कर लीजिए? क्योंकि उसके साथ मुश्किल यही है कि वो कहीं भी साहब अगर समझता है तो वो वहाँ पहुँचना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं, प्रत्येक गाँव में खुले हुए हैं लीगल क्लिनिक खुले हुए हैं और वहाँ लोग जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि आपने ये ऋण पास में खोल रखा है, रिम्स में भी खोलने की बात चल रही थी, इस तरह कई लीगल क्लिनिक है जहाँ की आसानी से लोग पहुँचे। गांव में भी है, गांव में भी है बहुत सारे, मतलब झारखंड के लगभग जो हम समझते हैं कि बहुत सारे गांव में, बहुत थोड़ा गांव रह गया है जहाँ पीएलबी नहीं है, जहाँ लीगल क्लिनिक नहीं है, हर एक जगह है। अच्छा, हम घरेलू हिंसा को फिर थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ये घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा में कौन लोग
उसके ये बताया जा सकता है जिनके साथ हो सकता है, और वो इस घरेलू हिंसा के खिलाफ न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पीड़ित कौन कौन लोग माने जाएंगे? घरेलू हिंसा, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। घरेलू हिंसा का व्यापकता में अगर देखें तो जो लोग घर में रहते हैं वो सकते वो हैं। कोई भी हो सकता है, चाहे वो सगोत्र से जुड़े हों, चाहे एडॉप्शन से जुड़े हों, चाहे मैरिज से जुड़े हों, या एक छत के नीचे ज्वाइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं, ये सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आ सकते हैं, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ सकते हैं। और ये पीड़ित लोग, जिनको मतलब पीड़ित कौन होता है? जिसको रेस्पोंडेंट मतलब डिफेंडेंट के कार्य से, जो पीड़क है, पीड़क के कार्य से लैंगिक, दैहिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट पहुंचा है, उसके तहत ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उनके तहत लागू किया जा सकता है। तो ये महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा जो है वो अलग है। जैसे ओल्ड एज के लिए घरेलू हिंसा अलग अलग नहीं, बना। नहीं, सब इसमें सब कवर है। इवन के विरुद्ध माँ बाप, बहन, औरत, विधवा बहन, सब लोग हैं इसमें शामिल। यदि वो उस छत के नीचे रह रही हैं और उनको कोई मेल मेंबर, चाहे अब तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ गया है, इसमें फीमेल को अलग किया गया था, लेकिन अब फीमेल को भी कर दिया गया है कि नहीं, फीमेल भी हो सकती है। कैसे कि कोई मेल चालाक मेंबर चालाकी से किसी फीमेल को आगे करके प्रताड़ित कर सकता है, हाँ, प्रताड़ित कर सकता है उस महिला को, तो उसमें वो भी आ जाएंगे। तो उन लोगों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। इसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम रहता है कि वो यदि उसके पास आवेदन पहुंचता है तो जो पीड़ित आदमी है उसको आवेदन दिलवाए मजिस्ट्रेट के पास प्रोहिबिटरी आर्डर के लिए, चाहे उपयुक्त आर्डर के लिए, या उसको काउंसिल करे दोनों पक्ष को बैठा करके कि तुम्हारा एक घरेलू हिंसा के तहत आएगा। और यदि उससे नहीं मामला आगे बढ़ता है तो फिर 498 वगैरह का भी मुकदमा दायर हो सकता है। जैसे कि आमतौर पर तथाकथित विकास के जिस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ सबसे भारी इन लॉज लगते हैं, माँ बाप भारी लगने लगते हैं जिस माँ बाप ने वहाँ तक पहुँचाया। और आम तौर पर नहीं सीधे तो तंज करके उनको परेशान किया जाता है, और हद तो यह होती है कि जितना है उनके पास लिखा करके उनको बाहर कर दिया जाता है, और वो जानते नहीं हैं। गांव में तो खास करके लोग नहीं जानते कि उनको कोई मदद भी मिल सकती है कहीं से, और हमारा राइट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में बताया जाए कि वो क्या करें, इस तरह का मामला अगर उनके साथ होता है तो वो क्या कर सकते हैं। अगर कोई पुत्र, दामाद, पुत्री, बहू या इस तरह के लोग उनको परेशान कर रहे हैं तो वो क्या करें, कैसे मदद लें, कानून की कैसे इन्फोर्स कराएं अपने अधिकार? इसके लिए एक अलग एक्ट है जी। एक्ट का नाम अभी, हाँ ठीक है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसके तहत जो पीड़ित हैं माँ बाप, वो डीसी के यहाँ इसका फोरम है, डीसी उसका मतलब अथॉरिटी होता है वहाँ नहीं। जैसे एक महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा है और एक हो गया ओल्ड एज जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए डीसी, हाँ, उनके लिए डीसी के यहाँ, डीसी के यहाँ अगर उनकी पहुंच नहीं बनती, हम तो इसीलिए बात कर रहे हैं कोर्ट की बात है, डीसी के यहाँ अगर उनकी पहुंच नहीं बनती है, डीसी के यहाँ जाते हैं वहाँ मदद नहीं मिल पाती है या उनको मिलने का मौका नहीं मिलता है। मदद तब मिलेगी जब मिलने का मौका मिलेगा, और मिलने के मौका के बीच में क्या है वो बैरियर्स, वो आप जानते हैं। डीसी साहब कभी नहीं है, कभी डीसी साहब का मीटिंग चल रही है, कुछ लोग बैठे हो तो कितनी बार आएगा वहाँ एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर फोरम में जाना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी। नहीं, वैसी स्थिति में अगर वो चाहें कि हम डीएलएसए की मदद ले लें, जो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, बार बार गए ये बताएं जब डीएलएसए भाई हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम पहुंच पाने में अपने को संकोच पाते हैं कि हमको वहाँ पर कौन पूछेगा, हमारी बात सुनी जाए कि नहीं सुनी, इसीलिए हम आपके पास आए, ये हम कहें। नहीं तो फिर वहाँ डीएलएसए मदद करेगी उनकी, वहाँ उनका फॉर्म पहुँचाया जाएगा, उनकी पहुँच पहुँचाई जाएगी, एक लॉयर दिया जाएगा कि उनके जो एप्लीकेशन दिए उस पर क्या कार्रवाई है देखें। दूसरे की अभी जो सबसे मुश्किल ये होती है वो होती है कि अदालत में वकीलों की स्थिति को लेकर के, कि वकील एक सेकंड और इसमें एक और प्रोविजन है 125 का जी। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया जाता है। उसके तहत आप मुआवजा मतलब जो जज साहब होते हैं वो प्रत्येक मंथली इनकम मान सकते हैं कि भाई आप भरण पोषण के लिए, जिसको खरपोश बोलते हैं, खरपोश आप प्रत्येक महीना देंगे इतना। यदि प्रूव हो जाता है कि जिनको भरण पोषण करने का अधिकार है, मतलब दायित्व है और नहीं कर रहे हैं, तो
धारा 125 के तहत फैमिली जज लगभग झारखंड के प्रत्येक ज़िले में है। वहाँ आप इसके तहत मामला दायर कर सकते हैं और इसके तहत आप DLSA में जाएं। DLSA आपको फ्री सब कुछ मुहैया कराएगा, वकील से लेकर कोर्ट फी वगैरह सब कुछ देगा वो। और आपके यदि इवन की गवाही के लिए खर्च भी देगा गवाह बुलाने के लिए। और यदि प्रूव हो जाता है तो जो पीड़क जिसको बोलेंगे रिस्पोंडेंट बोलेंगे, रिस्पोंडेंट को जज आदेश कर सकते हैं कि आप इनको फलाना तारीख तक कितना रुपया महीना दें इनके हैसियत के हिसाब से। इवन उसमें कोई बैरियर नहीं है कि कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, इवन कि ये महिला पर भी लागू होगा। और यदि नहीं हो लागू होता है तो इसमें सीधे वारंट इशू होता है और ये लगातार चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलेगा। जब डिफ़ॉल्ट होगा तो एक बार के डिफ़ॉल्ट में उनको जेल जाना पड़ेगा, जब पे करेंगे तभी बाहर निकलेंगे। मतलब एक तरह से सबसे अच्छा कानून, यदि कोई वृद्ध माता पिता, चाहे नेग्लेक्टेड पत्नी, चाहे इवन कि एलिजिटिमेट बच्चे भी के माता पिता उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो 125 के तहत जा कर के फैमिली जज में के यहाँ मुकदमा कर सकता है DLSA के मार्फत से, और उनको मिलेगा ये सारा चीज़ कानून से। और अपने यहाँ जो मुश्किल है वो मुश्किल यही जो ये क्या नाम है, जानकारी नहीं होना इन सब चीज़ों का, हक अधिकार का। दूसरे की जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक बर्दाश्त करते हैं कि चलो अपना ही बाल बच्चा है, किसी ढंग से ये मामला बाहर नहीं जाए, इज्जत का मामला है, घर की इज्जत का मामला है। लेकिन बर्दाश्त से बाहर होने पर ये मामला बनता है, और जब मामला बनता है ये होता है वो इतना बिगड़ चुका होता है कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल होता है। और हद तो यह होती है कि पीड़क जिसको आप कह रहे हैं, रेस्पोंडेंट जो जिसको कह रहे हैं, वो किसी हद तक जाने की स्थिति में होता है, तो उनको भय लगता है कि हम इनके साथ रहें या नहीं रहें। उस समय उसके प्रोटेक्शन के लिए उसी घर में या कोई दूसरा सुरक्षित शेल्टर मिले, वहाँ कोई व्यवस्था की बात है क्या, इसमें कोई व्यवस्था की जाए जहाँ वो सेफ महसूस कर सकते हैं, या तो उसी घर में कोई बगल में किसी आदमी को गार्जियन या इस टाइप का कमेटी मतलब जज साहब तय कर दें या DC साहब तय कर दें कि वो उनका देखभाल करते रहेंगे, कि उनके साथ अगर कुछ होता है तुरंत कंप्लेन करें, दरोगा जी देखते रहेंगे, BDO साहब देखते रहेंगे या CDPO देखते हैं, मैंने कोई एक व्यक्ति जिसके पास वो तुरंत पहुँच बना सके। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत है शेल्टर होम्स की व्यवस्था है। इसमें ये प्रावधान है कि शेल्टर रूम में भी उनको दिया जा सकता है, या जो पीड़क है वो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि आप वहाँ ना जाइए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है और बच्चा से उसको खतरा है, वही पीड़क है, तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि तुम स्कूल में बच्चे के पास नहीं जाओगे, बच्चा माँ के पास रहेगा। साथ ही यदि कोई वृद्ध महिला है और उसको उस घर में जगह मतलब सेपरेट, यदि उस घर में जगह नहीं जहाँ रह रही है तो उसको आदेश कर दिया जाएगा कि भाई आप इनको एक अच्छा से एकोमोडेशन दीजिए, उसका पेमेंट कीजिए। ये सब सारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आ जाएंगे। अब हम लोग बात करें, लड़कियों को बराबर माना गया है लड़कों के। सिविल लॉज में हमको लगता है कि ये भी आना चाहिए कि उनको भी उतना ही हक है जितना कि बेटे को हक है। ये हक क्या है? अब इसमें 2-3 चीज़ें शायद जुड़ जाएंगी, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी स्पष्ट हो जाए। वो है कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, ट्राइबल्स में महिलाओं को अधिकार ही नहीं है संपत्ति में। वैसी स्थिति में वो अपना हक पाने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे वो गाइड होगा कि किस में जाएगा? हिंदू लॉ में जहाँ तक बात है जी, हिंदू लॉ में तो है कि आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 2005 के पहले तक कुछ डिस्पैरिटी थी जिसमें लैंडेड प्रॉपर्टी में महिलाओं को हक नहीं मिलता था, बच्चियों को हक नहीं मिलता। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके बाद से वो कोपर्सिनर बन गई है। मतलब जिसको हिंदी में क्या कोपर्सिनर मतलब जैसे वो उनको भी समान हक मिलेगा, समान हिस्सा लैंडेड प्रॉपर्टी में मिलेगी पुरुष सदस्य के बराबर। जहाँ तक वो मुस्लिम लॉ की बात है, वो लोग अभी भी संपत्ति वाला कानून मुस्लिम लॉ से उनका गवर्न होता है। 4 आना 8 आना 2 आना 1 आना जो है उसके हिसाब से दुख्तरी उनको बोला जाता है, दुख्तरी बोला जाता है मुस्लिम। लेकिन वो तो बहुत उसमें भी उनको मिलता है, लेकिन वो
एक समान नहीं मिलता है। तो उसमें तो अभी लॉ जो संसद चाहेगी उसके हिसाब से इनेक्ट करेगी। ट्राइब्स में जैसे है कि महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं है, एकदम हाँ, तो वैसे तो वो दावा नहीं कर सकती, उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कस्टमरी लॉ से हम लोग गवर्न होता है। कस्टमरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अभी संरक्षित है। इसमें एक सोशल वर्कर एक बार गई थी, बहुत ही नामी सोशल वर्कर है, वो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी कि उरांव जात की महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, लैंड प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करने से मना किया कि भाई ये तो सोशल फैब्रिक है, उन लोगों का ये है कि इसमें कोई दूसरा ना घुसने पाए, इसलिए नहीं दिया गया है। और इसमें अब लॉ की आवश्यकता है, अमेंडमेंट की आवश्यकता है, अदरवाइज तो अभी डिस्पैरिटी वहाँ है। हम आपको यह बताना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको जहां लगता है कि आपका हक छीना जा रहा है, कोई आपका हक लेने नहीं दे रहा है, आपके जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, वैसी स्थिति में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडल में जो विधिक सेवा प्राधिकार है, या जो PLVs हैं आपके गांव में, आपके जो आसपास में जानने वाले वकील साहब हैं, उनको पकड़िए, उनसे DLSA का पता पूछ लीजिए और आप आइए। DLSA आपके हक और अधिकार को दिलाएगा, और सिविल राइट्स को तो कभी मत छोड़िए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार।